एक डीजे की तेज आवाज, कुछ ही घंटों में कर्फ्यू और सड़कों पर सेना। ये था नेपाल के सुनसरी जिले की असली कहानी। तो क्या सच में इतनी छोटी बात पर कर्फ्यू लग सकता है? लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शुरू में सिर्फ ये बहस थी, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, सब शुरू हो गया। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरे कई करीबी दोस्त मुस्लिम समुदाय के हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर जितनी अफवाहें फैली है, उतनी ही तेजी से अगर सही जानकारी फैलाई जाती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि दोस्त किसका है, सवाल ये होना चाहिए कि हम मिलकर शांति कैसे लाए। दोस्तों, आज मैं नेपाल से होती हुई भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, ताकि तराई के मेरे नेपाल के जो भाई बहन है वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सके। सुनसरी की जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बाहर आ रही है, उन्हें देखकर दिल भारी हो जाता है। सच कहूँ तो बहुत भावुक कर देने वाला मंजर है उधर। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर हुआ क्या था। एक डीजे की तेज आवाज, कुछ ही घंटों में कर्फ्यू और सड़कों पर सेना। दोस्तों, ये कोई फिल्म का मंजर नहीं था और ये ना कोई फिल्म का सीन था। ये था नेपाल के सुनसरी जिले की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सुनसरी जिले की जितनी चर्चा हो रही है, शायद ही किसी और चीज की हो रही है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट, न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल, सुनसरी में आखिर हुआ क्या था। कुछ लोग कह रहे हैं झगड़ा सिर्फ डीजे की तेज आवाज को लेकर था। तो क्या सच में इतनी छोटी बात पर कर्फ्यू लग सकता है? क्या इतनी छोटी सी बात पर हिंसा भड़क सकती है? मुझे नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, आज अफवाह की दुनिया से निकलकर तथ्यों की दुनिया में चलते हैं। हम पूरी घटना को टाइमलाइन के हिसाब से समझेंगे और बड़े सवाल का जवाब देंगे। और सबसे जरूरी, क्या इस घटना को रोका जा सकता था? बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या था। इसके लिए वापस चलते हैं उस दिन जब सब कुछ शांत। उस दिन था बोलबम, ये सावन का महीना, और नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज इलाके में एक बोलबम यात्रा निकल रही थी। आपको पता होगा, सावन में पूरा नेपाल और भारत में ऐसी यात्रा निकलती रहती है। भक्तगण डीजे और भक्ति गीतों के साथ जल चढ़ाने जाते हैं। कोई नई बात नहीं थी वो, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। दूसरा पड़ाव, छोटा सा झगड़ा, बड़ा सा तूफान। जैसे ही यात्रा एक इलाके से गुजरी, वहां मौजूद कुछ लोग के तेज आवाज में दिक्कत हुई। आप बताइए, आवाज कम करो, बहुत तेज है। जवाब आया, हम बोलबम के लिए निकल रहे हैं, हम ये आवाज कम नहीं कर सकते। शुरू में सिर्फ ये बहस थी, मुंहजोरी चल रही थी। लेकिन दोस्तों, देखा होगा आपने, कभी कभी छोटी सी बात बवाल बन जाती है। कुछ ही मिनटों में बस हाथापाई पे बदल गई और वहां पे एंट्री होती है पुलिस की और हालत और बिगड़ जाती है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का काम होता है माहौल को शांत करना, दोनों पक्षों को मिलाना। लेकिन तब तक वहां हजारों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग एक दूसरे से भड़क रहे थे, पत्थरबाजी शुरू हो रही थी। यही आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। नेपाल पुलिस के मुताबिक पहले चेतावनी दी गई, पीछे हट जाओ, भीड़ नहीं माने। तो असुर गैस के गोले दागे गए। हालत काबू से बाहर हो गई तो पुलिस ने गोली चलाई। गोलाबारी में एक की मौत और कुछ लोग घायल हो गए। और ये जमाना है सोशल मीडिया का, ये खबर आग की तरह फैल गई। फिर इसके बाद एंट्री हो जाती है सेना। इसके बाद पूरे सुनसरी में आग लग गई। प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, सब शुरू हो गया। प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और नेपाली सेना सड़कों पर उतर गई। दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा आवाज झगड़े में बदल गई और कुछ ही घंटों में कर्फ्यू की नौबत आ गई। ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत गंभीर है। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी घटना होता है तो दो चीज बहुत तेजी से फैलती है, एक अफवाह और एक सच। और सच से पहले सबसे तेज दौड़ती है अफवाह, और सुनसरी में भी यही हुआ। अफवाह नंबर 1, झगड़ा बोलबम की छाप यानी परंपरा को लेकर हुआ। ऊंचा बजाना है या नीचे। जितने दिलचस्प बात है उतनी ही गलत। फैक्ट, नेपाल पुलिस और स्थानीय सूत्र के मुताबिक झगड़े की वजह सिर्फ डीजे की तेज आवाज थी। बस इतना ही, बाकी सब कहानियां है। और अफवाह नंबर 2, पुलिस ने बिना किसी वजह अंधाधुंध गोली चलाई। अब देखिए ये कितना सही है या गलत। फैक्ट, पुलिस का कहना है कि उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया। पहले चेतावनी, फिर आंसू गैस और
सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर गोली। लेकिन मैं यहाँ रुकता हूँ दोस्तों, क्या सच में हालात इतने बुरे थे कि गोली चलाना ही आखिरी रास्ता था? क्या पुलिस के पास और कोई विकल्प नहीं था? वाटर कैनन, रबर बुलेट या फिर सिर्फ बातचीत? ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी तक साफ नहीं है। और अफवाह नंबर 3, पूरा सुनसरी जल रहा है, सब कुछ तबाह हो गया। फैक्ट ये सच है कि कुछ जगह पर हिंसा हुई है, कुछ गाड़ियां जलाई गई है, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ हुई है और कर्फ्यू और सेना की तैनाती के बाद अब हालात थोड़ी बहुत काबू में है। तो दोस्तों, अफवाह से बचिए और हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, अब आते हैं इस घटने के सबसे गहरे पहलू पर। अगर मान ले कि झगड़ा सिर्फ डीजे की आवाज को लेकर हुई थी, क्या इस घटना से बचा जा सकता था? मेरे हिसाब से ये 3 बड़ी चूक हुई है। पहली चूक प्रशासन की। सावन का महीना है, बोलबम यात्रा हर साल होती है। क्या प्रशासन को पता नहीं था कि इस रूट पर यात्रा निकालेंगे, इस रूट पर हिंदुओं का यात्रा चलेगा? अगर नहीं था तो ये बहुत बड़ी लापरवाही थी। दूसरी चूक पुलिस कार्रवाई की। समझ नहीं आता दोस्त, गोली चलाना इतना आसान विकल्प कैसे बन जाता है? हर बार जब भीड़ बढ़ती है, पुलिस के पास मानो सिर्फ एक ही जवाब होता है, गोली। क्या वाकई कोई और विकल्प नहीं था? नेपाल पुलिस के पास आधुनिक उपकरण मौजूद है, वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट। अगर ये सब उपलब्ध थे और फिर भी गोली चलाई गई तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी चूक सूचना व्यवस्था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर जितनी अफवाहें फैली है, उतनी ही तेजी से अगर सही जानकारी फैलाई जाती तो शायद इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई। प्रशासन ने समय रहते ही लोगों को शांत करने का संदेश नहीं दिया और इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। दोस्तों, सुनसरी की ये घटना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। ये हमें बताती है कि एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटा सा झगड़ा अगर समय रहते ही नियंत्रित नहीं किया गया तो कैसे पूरा इलाके को अपनी चपेटे में ले जा सकता है। अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए? अफवाह से बचिए दोस्तों। जब तक खुद देख ना लो या आधिकारिक सोर्सों से सुन ना लो या गवर्नमेंट से न्यूज को पता नहीं चलती, तब तक आप दूसरों से विश्वास करके वही वीडियो, वही इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर मत डालिए। दोस्तों, आपको सवाल उठाने का पूरा अधिकार और राइट है। सवाल उठाइए। जब ये घटना शांत होगी, क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? लेकिन तब तक के लिए शांति बनाए रखिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार ने जांच समिति बनाई है, ये अच्छी बात है और हमको अभी इस टाइम पर सरकार पर भरोसा करना चाहिए। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का वक्त नहीं है। ये वक्त राजनीति करने का और अपने राजनीतिक कैरियर बनाने का वक्त नहीं है। इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है, धार्मिक टकराव, धार्मिक द्वंद दुनिया के सबसे विनाशकारी, सबसे भयानक लड़ाई साबित हुई। और सच पूछिए तो इससे जीतता कोई नहीं, हारता है सिर्फ ये समाज हारता है, आप हारते हैं, हम हारते हैं। दोस्तों, मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मेरे कई करीबी दोस्त मुस्लिम समुदाय के हैं और हमारा रिश्ता बहुत गहरा, बहुत आत्मीय है। हम हर सुख दुख में साथ हैं। तो आज इस मुश्किल घड़ी में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि दोस्त किसका है, सवाल ये होना चाहिए कि हम मिलकर शांति कैसे लाए। हमें हाथ में हाथ डालकर प्रशासन के साथ देकर समाज को दोबारा जोड़ना चाहिए। राजनीति करने के मौके, बहस करने के मौके दोस्तों फिर आगे बहुत आएंगे, लेकिन अभी नहीं। और खासकर हम कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस संवेदनशील पल में, एक संवेदनशील टाइम में सिर्फ किसी को कटारे और किसी को सही बताने की टाइम नहीं है। ये समाज जो वर्षों से मिलजुल कर रह रहा है, इसमें शांति और भाईचारा वापस ले आने का टाइम है। संयम रखिए, अफवाह से दूर रहिए और सबसे जरूरी एकजुट रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो बहुत लोगों में शेयर कीजिए। और मैं लास्ट में एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, ये टाइम हमको सरकार का साथ देने का टाइम है। आप किसी भी पार्टी की हो, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, we need to listen to our government at this time. थैंक यू दोस्तों। जय देश, जय नेपाल।